जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। चूंकि हम लोग का प्राचीन इतिहास फाइनली समाप्त हो चुका है और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं हम लोग तो उसे तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो हो जाता है पूर्व मध्यकालीन इतिहास, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत, और फिर फाइनली मुगल शासकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत। और पूर्व मध्यकालीन भारत को भी दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो पूर्व मध्यकालीन भारत भाग उत्तर भारत हो जाता है, और दूसरा पूर्व मध्यकालीन भाग दक्षिण भारत हो जाता है। तो आज हम लोग उत्तर भारत यानी राजपूत वंश के बारे में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, इन सब में पूछे गए सवाल यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? उस शासक का नाम पूछ रहा है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा सांगा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये कब करवाए हुए थे? तो 1440 से लेके 48 के बीच, 1440 से लेके 48 के बीच इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया होगा। कहाँ पे विजय स्तंभ है? तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो भैया पूछता है कि क्यों इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण इन्होंने मालवा और गुजरात पे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में करवाया था। तो कहाँ पे विजय प्राप्त किया था? तो मालवा और गुजरात पे इन्होंने संयुक्त विजय प्राप्त की थी, और इसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ में। ओके, चित्तौड़गढ़ में। तो कभी कभी पूछ लेता है मालवा और गुजरात पे इन्होंने कब विजय प्राप्त की थी? तो इन्होंने 1437 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी, 1437 ईस्वी में। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो यहां ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से अरब शासक हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। लेकिन अगर बात करें सबसे पहले किसने भारत पे आक्रमण किया था, तो फारस का शासक हुआ करता था जिसका नाम था डेरियस प्रथम, या उसी को दारा प्रथम के नाम से जानते थे। ठीक है, ईरान का रहने वाला था। ईरान फारस का ही हिस्सा है। ठीक है, ईरान का रहने वाला था डेरियस प्रथम, या इसी को दारा प्रथम के नाम से भी जानते थे। तो इसने कब आक्रमण किया था भारत पे? तो 516 ईसा पूर्व में। 516 ईसा पूर्व में ईरान का शासक डेरियस प्रथम ने भारत पे ही आक्रमण किया था। भारत के पश्चिमी हिस्सों पे, जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता है, वहीं पे इसने आक्रमण किया था। इसके बाद से सिकंदर, ठीक है, सिकंदर महान ने भारत पे आक्रमण किया था लगभग 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। और फिर फाइनली ये अरबवासी जो था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। तो हालांकि ये जो है आप लोग को इतिहास में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और देखिएगा ऑप्शन में भी ये ऊपर का दो नहीं दिया हुआ है, अरबवासी ही दिया हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो था अरब ने आक्रमण किया था। और अरबवासी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एसएससी में, यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो इनमें से किसने लिखा था? ये कई सालों तक और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो ये किसने लिखा था? तो ये चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? 1100 ईस्वी में कौन मंदिर निर्मित हुआ था जो भुवनेश्वर में है और भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पे प्रधानता रखता है? वो कौन हो जाता है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर।
त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ये सभी मंदिरों में सबसे भव्य और सबसे शानदार मंदिर है। ठीक है, ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है। अब बात करते हैं दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर दिया हुआ है, कभी कभी पूछ देता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये माउंट आबू पे। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत, यहाँ पे माउंट आबू नहीं दिया है, केवल आबू पर्वत दिया हुआ है जो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान के माउंट आबू पे स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, ये भी एसएससी में पूछा गया सवाल है। अब बात करते हैं खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था, तो हमारा ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, चंदेल शासक। ठीक है, चंदेल राजपूतों के द्वारा खजुराहो में स्थित मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ अभी बताया है, विजय स्तंभ जिसे राणा संगा ने 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के बीच बनवाया था और मालवा और गुजरात पे विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है कि विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फिर बात करते हैं लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, लिंगराज मंदिर। ठीक है, इसका नींव किसने डाला था, ये डाला था ययाति केसरी, ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण किया गया था। फिर बात करते हैं सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। अब यहाँ बात करते हैं सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये है गुजरात में, और इस पे 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के द्वारा आक्रमण कर लिया जाता है और सोमनाथ मंदिर से के सारे खजाने लूट के एक तरह से फारस में लेके चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि उस समय गुजरात का शासन कौन हुआ करता था, तो गुजरात का शासक हुआ करता था भीमदेव प्रथम। ठीक है, भीमदेव प्रथम की हुआ करता था। अब बात करें मोहम्मद गजनबी की, तो भारत पे मोहम्मद गजनबी ने लगभग 17 बार आक्रमण किया है, 17 बार आक्रमण किया है मोहम्मद गजनबी ने। और ये जो सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था, ये 16वें नंबर का आक्रमण हुआ करता था, इसका 16वां नंबर का। ये भी पूछ देता है सवाल में कि सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनबी द्वारा आक्रमण किया गया था, वो किस नंबर का था, तो ये 16वें नंबर का आक्रमण था। ठीक है, याद रखिएगा कि अब तक 17 बार मोहम्मद गजनबी ने भारत पे आक्रमण किया था और पहली बार जो इसने आक्रमण किया था वो आक्रमण किया था 1000 से लेके 1001 ईस्वी में, पहली बार इसने आक्रमण किया था। ये भी आरआरबी रेलवे में पूछा गया सवाल है। ठीक, अब बात करते हैं हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है मिताक्षरा। इसके लेखक कौन है, मिताक्षरा के लेखक कौन हो जाते हैं, तो इसके लेखक हो जाते हैं विज्ञानेश्वर, इसके लेखक विज्ञानेश्वर हो जाते हैं। फिर बात करते हैं ब्लैक पैगोंडा है। ब्लैक पैगोंडा क्या है, तो ब्लैक पैगोंडा जो है वो एक सूर्य मंदिर है, इसको सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक पैगोंडा को सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो जो कोणार्क में स्थित है, ठीक है, कोणार्क में स्थित एक सूर्य मंदिर है। ब्लैक पैगोंडा है कहाँ है, तो कोणार्क में है, कोणार्क में स्थित एक सूर्य मंदिर है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है या ब्लैक पैगोडा जिसको कहते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश ने करवाया था, पूर्वी गंग वंश ने करवाया था। और पूर्वी गंग वंश का शासन हुआ करता था नरसिंह प्रथम। ओके, नरसिंह प्रथम, इसी ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जानते हैं। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, ये गंग वंश का शासक था नरसिंह प्रथम। ये भी रेलवे में पूछा गया सवाल है। अब बात करते हैं रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था। तो इस पे एक मूवी बनी हुई है, ठीक है, इसी पे क्या नाम है, मूवी का भी नाम याद नहीं आ रहा है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है, उसके पति का नाम क्या था, तो राणा रतन सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाता है। यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, राणा रतन सिंह
कौन थे? तो रानी पद्मिनी के पति हुआ करते थे, जिसमें देखिएगा रणवीर सिंह खिल्जी का रोल निभाता है वो मूवी में, और जो दीपिका पादुकोण रहती है वो राणा ये जो थे रतन सिंह, इनकी वाइफ की भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम यहाँ पूछ रहा है तो वो हो जाता है पाल वंश का शासक धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल। अब बात करें पाल वंश का स्थापना कब हुआ था? तो पाल वंश का स्थापना गोपाल के द्वारा 750 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था, जो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। और इसी वंश का शासक हुआ करता था जिसका नाम था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के भागलपुर जिला में। ओके, बिहार के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो बिहार के। देखिए यहाँ पे कितनी बार पूछा हुआ, बीपीएससी में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, यूपी पीसीएस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको ये सवाल। और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जो स्टेट पीसीएस का जितने भी एग्जाम दिया है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ, आईएएस में पूछा जाता है उसके बारे में दिया हुआ, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के बारे में यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्टेट का अन्य एग्जाम होते हैं वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे केवल बड़े बड़े एग्जाम को ही दर्शाया गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर में यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, मतलब यहाँ पूछ रहा है निम्न में से किस मंदिर परिसर में एक भारी नंदी की मूर्ति। अब जाहिर सी बात है, नंदी की मूर्ति किसके साथ रहेगी? तो महादेव के साथ रहेगी, महादेव के साथ। आज सावन का महीना चल रहा है और यहाँ पे नंदी और महादेव का दर्शन होगा आपको। ठीक है, तो बात करते हैं कि ये कौन सा मंदिर हो जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर में एक नंदी का भारी भरकम मूर्ति का निर्माण किया गया है, जो बहुत ही फेमस है। और फिर बात करें कंदरिया महादेव मंदिर ये है कहाँ? ये भी कई बार पूछ लेता है। ये खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो किसने एक नया संवत चलाया था? वो था लक्ष्मण सेन। देखिएगा यूपी पीसीएस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लक्ष्मण सेन के द्वारा एक नया संवत चलाया गया था। ओके, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है। ये किसके दरबार में रहते थे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये जो थे ये गीत गोविंद इसी के दरबार में रहते थे। इसके तो लक्ष्मण सेन के। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे गीत गोविंद। ओके, ये भी यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाने वाला जो था वो था धर्मपाल। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भारत में 3 प्रकार के मंदिरों का निर्माण होता है, एक नागर शैली, एक बेसा शैली, एक द्रविड़ शैली। अगर बात करें उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं वो नागर शैली में बने रहते हैं। अगर बात कर लें दक्षिण भारत का, तो दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में बने रहते हैं। और मध्य भारत के जो हिस्से हो जाते हैं, खास करके जो दक्कन मालवा का पठार वगैरह हो जाता है, दक्कन वगैरह का, वहाँ के जो मंदिर बने रहते हैं वो बेसर शैली के बने रहते हैं। और यहाँ क्या पूछ रहा है? तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये हो जाते हैं नागर शैली में। ऑप्शन ए सही हो जाता है, नागर शैली के बने हुए मंदिर हैं ये। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था, भारत पर प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, महमूद गजनवी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम हो जाता है। ये अरब वासी था। ठीक है, अरब वासी था
जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया था। ये यूपी पीसीएस में ही पूछा गया सवाल है। अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। तो जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, उड़ीसा के पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो ये अभी बताया है कि जो पुरी, उड़ीसा के पुरी में स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण किसने किया था। तो नरसिंह प्रथम ने किया था। नरसिंह प्रथम, ये नरसिंह प्रथम कौन थे। तो ये पूर्वी गंग वंश के शासक हुआ करते थे। पूर्वी गंग वंश के शासक हुआ करते थे नरसिंह प्रथम, जिसने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। इसको ब्लैक पेंगोडा के नाम से भी जाना जाता है। देखिएगा RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान पीसीएस में भी ये सवाल पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं अजयपाल संस्थापक था। अजयपाल किसका संस्थापक था। तो ये अजमेर का संस्थापक हुआ करता था अजयपाल। ये भी राजस्थान का पीसीएस से पूछा गया सवाल है। अब देख लेते हैं निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। लिंगराज मंदिर अवस्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ अवस्थित है भैया। तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन हो जाता है बउआ। तो पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था। गोपाल, ये कब किया था। तो 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की हुई थी। तो पाल वंश का संस्थापक पूछ देता है, ये हो जाता है गोपाल। 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की थी। ये सब राजपूत वंश है। ठीक है, हम जब बात करते हैं राजपूत वंशों का, तो उत्तर भारत में 3 राजपूत वंशों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक हो जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश, एक हो जाता है राष्ट्रकूट, और एक हो जाता है पाल वंश। ओके, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ। यानी मोहम्मद गौरी भारत पे आक्रमण किया था, तो पहली बार किससे सामना हुआ था। ठीक है, और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी कर दिया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पे जब आक्रमण किया पहली बार, तो उसका सामना होता है भीम प्रथम से। भीम प्रथम ऑप्शन ए दिया हुआ है, और इसने मोहम्मद गौरी को परास्त भी कर दिया था। ठीक है, इसने मोहम्मद गौरी को हरा भी दिया था। ऑप्शन ए सही हो जाता है, भीम प्रथम। अब बात करते हैं किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था धंगदेव ने। धंगदेव, कालिंजर वही कालिंजर है जिस कालिंजर के किले पे आक्रमण करने के दौरान शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। शेर शाह सूरी को कालिंजर के किले का जो दरवाजा था, वो किले को तोड़ने के दौरान ही उसको, हालांकि जो गोला चला रहा था उसके किला को तोड़ने के लिए, वही गोला बैक आया और उसको शेर शाह सूरी के ऊपर टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तो इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये धंगदेव ने करवाया था। किसने। तो धंगदेव ने। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो कलचुरी संवत भी कहलाता है, वो कौन सा हो जाता है। तो त्रैकूटक संवत हो जाता है। अब बात करते हैं किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बहुत सारे पीसीएस एग्जाम में भी दिया है, क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं किया गया है, और स्टेट के अन्य भी छोटे मोटे एग्जाम है जहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है। अब बात करें पूर्व मध्यकालीन इतिहास का, तो पूर्व मध्यकालीन इतिहास जो शुरू होता है 750 ईस्वी से। पूर्व मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है कब से। तो 750 से लेके लगभग 1250 ईस्वी तक ये चलता है। ठीक है,
तो हम लोग इसे दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक पूर्व मध्यकालीन इतिहास, इसमें राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो जब राजपूत राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें इन्हीं तीनों शासकों का लगभग इन्हीं तीन शासकों के बारे में हालांकि पढ़ने को मिलता है। ये तीन शासक जो थे वो कन्नौज को लेके एक त्रिपक्षीय संघर्ष किया हुआ था। यहाँ पे लगभग ये संघर्ष 200 सालों तक, पूरे 200 सालों तक ये संघर्ष चला था। वो किसको लेके था? तो कन्नौज को, यहाँ पे कन्नौज को लेके ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें कन्नौज के लेके। तो कन्नौज जो था, कन्नौज तो उस समय जैसे कन्नौज पे अधिकार कर लेने का मतलब था कि एक तरह से भारत पे ही अधिकार कर लिया, भारत का सबसे शक्तिमान शासक बन जाना ही एक तरह से कन्नौज पे अधिकार करने के बराबर था। क्योंकि उस समय कन्नौज जो था वो व्यापार के जितने भी मार्ग थे व्यापार करने के लिए वो कन्नौज से होके गुजरता था, और कन्नौज पे जिसका अधिकार होता था ये समझा जाता था कि वो भारत का सबसे प्रतापी शासक है। तो इसी को लेके तीन शासकों के बीच एक तो हो जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, और एक हो जाता है राष्ट्रकूट, और एक हो जाता है पाल वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जो था वो पश्चिम हिस्सों में एक तरह से शासन करता था, जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान के कुछ पश्चिम हिस्सों पे ये शासन किया करता था। कन्नौज, ये बात करें अगर राष्ट्रकूट का, तो राष्ट्रकूट किधर शासन करता था? तो ये दक्कन पठार वाला हिस्सा जो था, दक्कन, भारत का जो नीचे वाला लगभग बीच वाला मध्य वाला हिस्सा है दक्कन पठार, वहां पे शासन किया करता था। और पाल वंश जो था ये बंगाल पे शासन किया करता था, बंगाल का शासक हुआ करता था। और तीनों ये बारी बारी से कन्नौज पे एक तरह से शासन किए थे। अब उस समय ये तीनों कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। सबसे पहले कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहार वंश ने आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लिया, फिर उससे छीन के राष्ट्रकूट, कभी पाल वंश छीन लेता था। मतलब कन्नौज को अधिकार करने के लिए ये तीनों आपस में लड़ते रहे। लगभग 200 सालों तक ये तीनों ने कन्नौज पे अधिकार करने के लिए हमेशा लड़ते रहे। कन्नौज पे कभी इसका शासन हुआ करता था, कभी इसका हुआ करता था, कभी इसका हुआ करता था। तो ये लगभग कितने सालों तक चला था? तो 200 सालों तक चला था। और इतनी बार ये युद्ध लड़े थे कि इसका नाम त्रिपक्षीय संघर्ष पड़ गया। त्रिपक्षीय संघर्ष इसका नाम पड़ गया, इतनी बार ये युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये अक्सर पूछता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन तीनों के बीच ये युद्ध हुआ था। ये शुरू हुआ था 785 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में, 785 ईस्वी में शुरू हुआ था और लगभग 980-85 के आसपास तक ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो पूछ लेता है कि कब शुरू हुआ था, तो ईस्वी न देके कभी कभी शताब्दी दे देता है, तो ये 8वीं शताब्दी इसको माना जाएगा। ठीक है, 8वीं शताब्दी इसको माना जाएगा। ओके, तो ये कौन सा हो जाता है? पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिघर्षीय संघर्ष हुआ था। किसके लिए? तो ये हुआ था कन्नौज के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अब बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल मतलब सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किया था वत्सराज ने। वत्सराज जो था गुर्जर प्रतिहार का शासक हुआ करता था। ओके, वत्सराज, इसी ने कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। फिर बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था। ये सदी कौन सा था? तो 785 ईस्वी यानी कि 8वीं सदी में। ऑप्शन ए हो जाता है। 785 ईस्वी में ये शुरू हुआ था, लेकिन इसको हम लोग 8वीं सदी में रखेंगे। फिर बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ भी गुर्जर प्रतिहार वंश ने स्टार्ट किया था और अंत भी उसी ने किया था। ये ऑप्शन बी सही हो जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन हो जाता है? तो प्रतिहार वंश। इन तीनों के बीच लड़ा गया था, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी पूछता है क्वेश्चन
कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था, तो पाल दे देगा, प्रतिहार दे देगा, राष्ट्रकूट दे देगा और चोल दे देगा। चोल, तो उस समय चोल दक्षिण भारत का हिस्सा हुआ करता था, दक्षिण भारत में ही शासन कर रहा था वो, और कन्नौज पे आक्रमण करने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। ओके, हालांकि इन्हीं के समकालीन था, पूर्व मध्यकालीन भारत का ही हिस्सा हुआ करता था चोल साम्राज्य, लेकिन उसने कभी भी कन्नौज पे आक्रमण नहीं किया था। ये तीनों ही कन्नौज पे बारी बारी से शासन स्थापित किए थे, मतलब जो जीतता था वही शासन स्थापित करता था कन्नौज पे। ओके, अब बात कर लेते हैं पाल वंश की राजधानी थी, तो पाल वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो मुंगेर। पाल वंश जो था ये बंगाल पे शासन कर रहा था, उस समय बंगाल पे ये शासन कर रहा था, और बंगाल उस समय उस समय तो बंगाल और बिहार सब एक ही हिस्सा हुआ करते थे। बंगाल और बिहार ये तो हुए हैं इस समय, तो अंग्रेजों के समय में अलग हुए हैं, लगभग 1912 ईस्वी में। बंगाल से बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है, तो उस समय बंगाल और बिहार एक ही हिस्सा हुआ करते थे। तो बंगाल का शासक हुआ करता था पाल वंश। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो मुंगेर हुआ करती थी। मुंगेर जो वर्तमान में बिहार में है। ठीक है, इसको मुद्दगिरी भी कहते थे, मुद्दगिरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हो जाता है, तो राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग। ठीक है, दंतीदुर्ग को दंती वर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, इसी ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी उमालखंड थी, और इसको मान्याखेत के नाम से भी जाना जाता था। दो नाम हुआ करते थे, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो थी माल्याखेत या मालखंड। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, एक तो पाल वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो मुंगेर थी, और यहाँ पे राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी मान्याखेत या मालखंड। फिर बात करते हैं किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन BSSC में भी देखने को मिला हुआ, बिहार SSC में। ठीक है, तो आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी, तो मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की हुई है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोठल ने उत्तरापथ स्वामी कहा था, उत्तरापथ स्वामी। ठीक है, उत्तर भारत का स्वामी एकदम से, इसका मतलब होता है कि उत्तर पथ स्वामी, यानी उत्तर भारत का स्वामी किसे कहा गया था, तो धर्मपाल को। पाल वंश का शासक हुआ करता था धर्मपाल, उसको कहा गया था। अब बात कर लेते हैं हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता कौन है, तो दाएं भाग के रचयिता कौन हो जाते हैं, तो ये जिमूतवाहन हो जाता है। जिमूतवाहन, इसी ने दाएं भाग की रचना की हुई थी। फिर बात करते हैं रामचरित की रचना किसने की थी, तो रामचरित मानस, जो मानस अगर आ जाए तो तुलसीदास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रामचरित दिया हुआ है। तो रामचरित की रचना किसने की थी, तो वो था संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी, कहीं कहीं संध्याकर नदी बच्चा पढ़ लेता है, ठीक है, नंदी की जगह पे नदी दे देता है। ठीक है, तो वही रामचरित मानस की रचना किए हुए थे। ये पाल वंश के समकालीन हुआ करते थे, पाल वंश से संबंधित थे, उन्हीं के समकालीन हुआ करते थे। कौन, तो संध्याकर नदी, इन्होंने ही रामचरित की रचना की हुई थी। फिर बात करते हैं पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। इसका एक तरह से पाल वंश के बाद बंगाल पे किसने अपना शासन स्थापित किया, तो वो था सेन वंश। सेन वंश, पाल वंश के बाद बंगाल पे सेन वंश का शासन स्थापित होता है, जिसका संस्थापक होता है वो होता है सामंत सेन। सामंत सेन, सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो अभी बताया है, तो ये सामंत सेन हो जाता है, सामंत सेन। फिर बात करते हैं पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में यहाँ पूछ रहा है, उत्तर भारत के संदर्भ में ये माना जाता है संक्रमण काल या राजपूत काल या भारत पर तुर्क आक्रमण का काल या उपरोक्त सभी, ये माना जाएगा राजपूत काल। ठीक है, अभी शुरू में ही हम बताए थे पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास को दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ते हैं।
अगर बात करें उत्तर भारत के संदर्भ में तो उसको राजपूत काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय राजपूत शासकों ने शासन किया था। और फिर बात करें दक्षिण वाला हिस्सा में, तो दक्षिण वाला हिस्सा को चोल काल के नाम से भी जाना जाता है, चोल काल। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है, राजपूत काल। 750 से लेके 712 ईस्वी को हम लोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास में रखते हैं। और बात करें उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में इसी को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं 750 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो जब सिंध पर अरब ने आक्रमण किया था 750 ईस्वी में, उस समय सिंध का जो शासक हुआ करता था दाहिर हुआ करता था, दाहिर। और किसने आक्रमण किया था, तो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया गया था। और उस समय सिंध का जो शासक हुआ करता था वो दाहिर हुआ करता था। अब बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा। क्या पूछ रहा है कि 712 ईस्वी में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया गया था, किसके द्वारा, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो उसने किस वर्ग को, किस वर्ग पे जजिया कर नहीं लगाया था, तो हो जाता है ब्राह्मण। ब्राह्मणों पे ये जजिया कर नहीं लगाया था। अब यहाँ आप लोग देखिएगा तो यहाँ बहुत बार आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि जो जजिया कर था वो गैर मुसलमानों पे लगाया जाता। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मुसलमान भी दिया हुआ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुसलमानों पे भी जजिया कर लगाया था। तो हाँ, मुसलमानों पे भी ये जजिया कर लगाया था, लेकिन सभी मुसलमानों पे नहीं। जो उच्च वर्ग के मुसलमान हुआ करते थे, जो धनी मुसलमान हुआ करते थे, उन पे जजिया कर लगाया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो एकदम शुरू से देख लेते हैं जजिया कर के बारे में। तो जजिया कर प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो जजिया कर का प्रारंभ तो इसी के द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने वसूला था। अब बात करते हैं जजिया कर था क्या। जजिया कर था गैर मुसलमानों पे लगाए जाने वाला एक प्रकार का कर था। हालांकि ये मोहम्मद बिन कासिम मुसलमानों पे भी लगाया था। उसका कहना था कि हम अन्य वर्गों को बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करेंगे, यानी दूसरे देश के अगर आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण करते हैं तो उस आक्रमणकारियों से हम जनता को बचाएंगे। तो उसके लिए वो कर उनसे वसूला करता था। यही था गैर एक तरह से जजिया का, जो खास करके गैर मुसलमानों पे लगाया गया था, यानी मुसलमानों को छोड़ के अन्य सभी जाति वर्गों पे लगाया गया था। ओके, तो 712 ईस्वी में ये सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद आता है फिरोज शाह, तुगलक वंश का शासक हुआ करता था फिरोज शाह के द्वारा भी जजिया कर वसूला गया था, लेकिन इसने ब्राह्मणों से भी वसूला था। ब्राह्मणों से जजिया कर इसने ब्राह्मणों पे भी लगाया था। तो यहीं से फिरोज शाह से अगर जजिया कर से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो यही क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मणों पे सर्वप्रथम किसने जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पे सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। तो अगर फाइनली बात करें जजिया कर का, तो जजिया कर को अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। जब भारत पे अकबर का शासन हुआ तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो अकबर के द्वारा। उसमें भारत पे अकबर का ही शासन हुआ करता था। तो अकबर ने जजिया कर को पूर्णतः नहीं समाप्त किया, मतलब अपने शासनकाल में समाप्त कर दिया। फाइनली फिर क्या होता है कि जैसे ही औरंगजेब भारत पे शासन एक तरह से शासक बनता है, दिल्ली पे उसका शासन स्थापित होता है, तो पुनः इसने 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू कर दिया। पुनः जजिया कर इसने स्टार्ट कर दिया।
पुनः जजिया कर स्टार्ट कर दिया। और फिर बात करें अंतिम रूप से जजिया कर कब समाप्त हुआ, तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला जो था वो था मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला के नाम से भी जानते थे हम लोग, मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। ये कब समाप्त किया गया, तो 1720 ईस्वी। मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1720 ईस्वी में एक तरह से फाइनली जजिया कर को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद कभी भी जजिया कर भारत में नहीं लगाया गया। तो जजिया कर का यही इतिहास रहा कि जजिया कर सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। दोबारा फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर शुरू किया, जो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा दिया था। फिर से अकबर आता है, अकबर 1764 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर देता है। फिर औरंगजेब दिल्ली पे शासन स्थापित करता है, यानी दिल्ली का शासक बनता है, तो फिर से जजिया कर को स्टार्ट कर देता है। पुनः जजिया कर को स्टार्ट करने का श्रेय औरंगजेब को जाता है। ठीक है, औरंगजेब, यहाँ पे औरंगजेब नोट कर लीजिएगा, औरंगजेब। तो पुनः जजिया कर किसने स्टार्ट किया था, तो औरंगजेब ने कब किया था, तो 1679 ईस्वी में। और अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद शाह रंगीला, जो 1720 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये जजिया कर का इतिहास हो। फिर बात करते हैं किस ग्रंथ में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, खास करके यूपीएससी बीसीएस वगैरह में ये क्वेश्चन बनता है। ये देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस ग्रंथ में उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छो, यहाँ पे मलेच्छ की बात की जा रही है, मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ, जो महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अनुकुंड से 4 राजपूत कुलों, यानी कि परमार, चालुक्य, जिसको सोलंकी भी कहते हैं, ओ और प्रतिहार और चौहान वंश का जन्म हुआ। यानी कहने का मतलब है कि भारत में एक समय में जो मलेच्छ थे उनका आतंक बहुत बढ़ गया था, मलेच्छों का आतंक भारत पे बहुत बढ़ गया था। तो उसके लिए महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पे एक यज्ञ किया और उस यज्ञ के फल स्वरूप भारत में 4 शासकों का उदय हुआ, 4 राजपूतों का उदय हुआ, जिसमें से परमार वंश, सोलंकी वंश, प्रतिहार वंश और चौहान वंश का जन्म हुआ। ठीक है, ये किसमें लिखा गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि ये किसमें वर्णन है, तो ये वर्णन है किसमें, तो पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई की ये किताब है, चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो, जिसमें ये पंक्ति लिखा गया है। ओके, फिर बात करते हैं ढिल्ली का, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना किसने की थी, तो तोमर शासक हुआ करता था, जिसका नाम था अनंगपाल। उसी ने दिल्ली यानी ढिल्लिका की स्थापना की थी। दिल्ली का पहले नाम क्या हुआ करता था, तो ढिल्लिका हुआ करता था, अनंगपाल प्रथम। ठीक है, अनंगपाल प्रथम। अनंगपाल प्रथम ने ढिल्लिका नगर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानते थे, और वो तोमर शासक हुआ करता था। फिर बात करते हैं किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पे अंकित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अगर घूमने जाइएगा तो ये जो क्या है, उस मंदिर के दीवारों पे कुछ शब्द लिखे गए हैं किसी नाटक के बारे में। तो वो नाटक कहाँ से लिया गया है, तो हरिकेली नाटक से लिया गया। हरिकेली नाटक के ही कुछ शब्द वहां पे लिखे गए हैं। तो कभी कभी पूछ देता है कि हरिकेली नाटक किसने लिखा था, ये विग्रहराज फोर्थ ने लिखा था, विग्रहराज फोर्थ, जिसको बीसल देव के नाम से भी जानते थे।
बीसल देव के नाम से भी इसको जानते थे, विग्रह राजपूत, तो जिसने हरिकेली नाटक की रचना की हुई थी। ओके, तो ये हम लोगों का जो आज का टॉपिक था वो यहीं तक है, और ये लगभग 45 के आसपास आप लोग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिला होगा। इसके बाद से जो वीडियो होगा वो होगा पूर्व मध्यकालीन भारत से ही होगा, और वहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।